नमस्कार, आपके अपने चैनल नॉलेज शेड्यूल में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। तो क्या बताया गया है यहाँ पे कि ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई। इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं और इन्हें सूक्त कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार आ भी चुका है कि ऋग्वेद में जो 3 महत्वपूर्ण देवता हैं वो कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद में भाषा प्राक संस्कृत, वैदिक संस्कृत कहलाती है। क्या बताया गया? ऋग्वेद की जो भाषा थी वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत जो भाषा होती है, ये जो हम नॉर्मल स्कूलों में पढ़ते हैं संस्कृत, उससे थोड़ी सी अलग होती है। आप जानते भी हैं कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी जाती हैं और छापी जाती हैं, लेकिन ऋग्वेद में ऐसा नहीं था। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, लाइक अ लेक्चर। एक टीचर को जितनी भी नॉलेज है वो उसका लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट्स उसको सुन रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। उसी टाइप से ऋग्वेद में उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। जैसे हम बुक्स पढ़ रहे हैं तो वो स्टूडेंटों के लिए बुक्स नहीं थी, वो बुक्स नहीं पढ़ते थे। इवन ओनली लेक्चर्स वो सुना करते थे टीचर्स के, और उसको ही सुनकर उस पर अमल किया करते थे, उसको याद किया करते थे। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। अगर इसके छपने की बात करें तो मुश्किल से 200 साल पहले ही इसके छपने का काम हुआ। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इसमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत का है, माँ हिंदी का है और मदर अंग्रेजी। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं भी बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। आइए अब देख लेते हैं इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और 2 नदियाँ व्यास और सतलुज, जिन्हें देवियों के रूप में पूजा जाता था, उनके बीच का संवाद एक सूक्त का अंश यहाँ दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र जी नदियों से कह रहे हैं कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई, 2 दमकती हुई गायों की तरह, 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो।
तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। इसके बाद नदियों की क्या उत्तर आता है, चलिए देखते हैं। जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। इसके बाद विश्वामित्र कहते हैं, यह बहनों, मुझ गाय की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उसे पार कर सकें। नदियाँ आगे उत्तर देती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना में घोड़ों और गायों से ही की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। अगला टॉपिक है मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थीं, जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थीं। जाहिर सी बात है कि हारे हुए पक्ष के धन संपत्ति को जीते हुए पक्ष रख लेते हैं। अब देखते हैं कि किस किस तरह से उस धन का उपयोग किया जाता था, कौन कौन उसको रखता था। चलिए देखते हैं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थीं। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियाँ दी जाती थीं। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। आइए अब देखते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। यहाँ के राजाओं की बात अगर हम करें तो ये राजा अन्य जगहों के राजा की तरह बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे। ना तो ये बड़ी राजधानियाँ और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना होती थी, ना ही एक लोगों से कर वसूला करते थे, और इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा भी राजा नहीं बनता था। जनता और पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल यहाँ मिलता है। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। ऋग्वेद में विश और जन के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भारत जन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दास्य कहते थे। दास्य वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह के
विकास हो रहा था। चलिए देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण, महा यानी बड़ा, पाषाण यानी पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। दाईं तरफ अगर आप देखें तो आपको गोलाकार सजाए हुए पत्थरों से ये कब्रें दिखाई देंगी और बीच में खड़े हुए पत्थरों से एक कमरानुमा बनाया गया है। ऊपर की तरफ देखिए, इसमें एक होल भी है जिसमें से ही मृतकों को अंदर डाला जाता होगा। इस तरह के महापाषाणों को ताबूत, शवाधान, सिस्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराग है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता था। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए पैराग्राफ की इम्पोर्टेंट चीज़ों का रिकैप कर लेते हैं। महापाषाण दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। महापाषाणिक कब्रें 3000 साल पहले बनती थीं। दक्षिण व उत्तर पूर्वी भारत में इन्हें अधिकतः बनाया जाता था। इनमें मिले खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों को काले लाल मिट्टी के बर्तन या ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। महापाषाणिक कब्रों में मिले लोहे के सामान जो नीचे इन चित्रों में दिखाए गए हैं, चलिए देखते हैं। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान आप देख रहे हैं। बाईं ओर जो सामान है, ऊपर घोड़े के गले में जो फंदा डाला जाता है और घोड़े की नाक में एक नाथ डाली जाती है, आपने कभी देखा हो तो उन्हीं चीज़ों को इनमें दिखाया गया है। उसके बाद बाईं ओर नीचे की तरफ आप देखिए, दो स्लीपर्स नुमा कुल्हाड़ियाँ आपको नीचे दिखाई गई हैं। इनमें हाथ फंसाकर कुल्हाड़ी की तरह इनको प्रयोग किया जाता होगा। उस टाइम में कुल्हाड़ियाँ ऐसे ही बना करती थीं। और दाईं तरफ अगर आप देखें तो एक कटार आपको दिखाई गई है जो पूरी तरह जर्जर यहाँ दिखाई गई है। चलिए अब जानते हैं लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्तियों की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थीं। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। कुछ खास परिवारों की कब्रगाहें। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में डालकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। यहाँ लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। इनाम गांव इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ये यहाँ पर आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जब आपने लिस्ट देखी थी कि पुरा स्थलों पर क्या क्या प्राप्त हुआ, वहाँ पर भी इनाम गांव का नाम आया था। और आप इसमें भी पढ़ेंगे कि इनाम गांव इतिहास का कितना महत्वपूर्ण नाम है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है और 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ निवास करते थे। आइए देखते हैं आगे।
यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम था। शव के पैर मुड़े हुए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। सोचिए, क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। देखिए, कंकाल का लिंग पहचानने का सबसे बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कोटि प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की एक पुस्तक लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। अब पढ़ते हैं इनाम गांव में लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर कटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थीं। आइए अगला और लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, अन्यत्र। लगभग 3500 साल पहले हम चीन की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, जो निम्न है: क्या वे युद्ध जीतेंगे, या क्या उनकी फसलें अच्छी होंगी, या फिर क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यवेत्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसे शायद आप भी सोच रहे होंगे कि ये भविष्यवेत्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनवाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।